हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम लोग झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड 2022 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो पर इतना प्यार दिया कि ठंडा होते हुए भी मेरे अंदर इतना गर्मी आ गया कि हमको जैकेट खोलकर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आना पड़ा। ठीक है, आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो पर बहुत प्यार दिया, कम से कम 1617 व्यू चला गया पहला वीडियो में, इसलिए हम ठंडा में भी आप लोगों को पढ़ाने आ गए जैकेट खोलकर। तो चलिए बात करेंगे वीडियो के अंदर। अभी हम लोग 2022 क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। हु गेव द डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में वेलफेयर से संबंधित डेफिनेशन को किसने दिया? ठीक है, हिंदी में है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, यानी कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 4 डेफिनेशन पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े? 4 डेफिनेशन। पहला है धन संबंधी। धन संबंधी विचारधारा दिया है एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा है कल्याण संबंधी। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तीसरा है रॉबिन्स का परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्स यानी लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा था दुर्लभता संबंधी विचारधारा, यानी अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, सीमित साधनों का विज्ञान है, यानी चयन करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है क्योंकि आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन सीमित है, तो चयन करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था। ठीक। चौथा है पॉल सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। ठीक है, 4 परिभाषा है अर्थशास्त्र का। देखिए, एडम स्मिथ दिया है धन संबंधी विचारधारा, धन। रॉबिन्स दिया है दुर्लभता संबंधी या बोलेंगे उसको चयन संबंधी विचारधारा। ठीक है, मार्शल दिया है कल्याण संबंधी विचारधारा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। और सैमुअल्सन दिया है विकास संबंधी विचारधारा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो कल्याण संबंधी देख लीजिए, मार्शल होगा, आंसर होगा 4 नंबर मार्शल। ठीक है, याद रखिएगा। धन संबंधी एडम स्मिथ, दुर्लभता चयन संबंधी रॉबिन्स, विकास संबंधी सैमुअल्सन। लेकिन यहां बोला है वेलफेयर, यहां बोला है कल्याण संबंधी परिभाषा, तो आंसर होगा 4 नंबर होगा मार्शल। आंसर होगा 4 नंबर मार्शल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है, पढ़िए। 2 नंबर देखिए। विच इकोनॉमी हैज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स। बोलता है कौन सा इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर शामिल रहता है? दोनों। देखिए, हिंदी पढ़िए। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? मतलब निजी सार्वजनिक दोनों है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी में निजी पूंजीपतियों का बोलबाला होता है, समाजवादी में सरकार का बोलबाला होता है, और मिश्रित में निजी और सार्वजनिक दोनों होता है। मतलब निजी पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाता है। चलिए, तो यहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों बोला है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों बोला है, तो आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, जब बोलेगा पूंजीवादी ना, तो इसमें होगा निजी पूंजीपति, निजी पूंजीपति का बोलबाला होगा। ठीक है, जब बोलेगा समाजवादी तो इसमें सरकार का बोलबाला होगा, इसमें सरकार का बोलबाला होगा, सरकार का हाथ होगा संसाधनों पर। ठीक है, सरकार का स्वामित्व होगा। जब बोलेगा मिश्रित तो निजी और सार्वजनिक दोनों होगा, मतलब निजी पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर देश को चलाएगा, अर्थव्यवस्था को विकास करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। 3 देखिए। विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। बोलता है इकोनॉमिक्स में कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट में माइक्रो एंड मैक्रो का वर्ड का प्रयोग किया था? ठीक है, हिंदी में है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? माइक्रो एंड मैक्रो, यानी हिंदी में व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग, वर्ड का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो हम लोग जानते हैं 1933 में, 1933 में कौन? रेगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था।
पहला माइक्रो दूसरा मैक्रो, हिंदी में पहला व्यष्टि दूसरा समष्टि, यानी माइक्रो एंड मैक्रो के रूप में इकोनॉमिक्स को बंटवारा किया था कौन? रैगनार फ्रिश ने 1933 में, ठीक है, 1933 में। तो जो बांटेगा वही ना पहले प्रयोग करेगा। तो रैगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को बांटा है 1933 में, वही पहले प्रयोग करेगा, माइक्रो का और मैक्रो का, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि का। आंसर होगा 3 नंबर रैगनार फ्रिश, आंसर होगा रैगनार फ्रिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 को पढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर पढ़िए। द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी शॉर्ट हो गया, इज कॉनकेव टूवर्ड द ओरिजिनल पॉइंट इज। बोलता है कि पीपीसी कर्व जो है ओरिजिन के तरफ कॉनकेव होता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। हिंदी पढ़िए, हिंदी है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। देखिए पीपीसी जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? देखिए उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह का होता है, बढ़िया से देख लीजिए। इधर होता है आपका गुड्स वाई, देखिए वाई की तरफ वाई होगा गुड्स वाई, और एक्स की तरफ एक्स होगा गुड्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। पीपीसी का कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है। तो बोलिए किस तरह का दिख रहा है? देखिए तो हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, एक होता है इसको बोलते हैं अवतल लेंस, सॉरी इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और एक होता है इसको बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो बोलिए ये कुछ इस तरह का मुड़ा हुआ है ना, तो देखिए ये इस तरह का दिख रहा है, ये तो इस तरह का है, ये तो नहीं होगा, देखिए इस तरह का मुड़ा हुआ है, मतलब ये इस तरह का दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु ओ के तरफ, ओरिजिन के तरफ कैसा है? अवतल है। कैसा है? अवतल है। तो किस कारण से है? किस कारण से अवतल है? ठीक है, ये जो मूल बिंदु के तरफ कॉनकेव है, अवतल है, तो किस कारण से है? देखिए इसको देखना है, पहला वाला, देखिए इस तरह मुड़ा हुआ है, ये इस तरह मुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, इस तरह मुड़ा हुआ है तो अवतल होगा। तो किस कारण से है? तो देखिए पहले मेरा पॉइंट यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तब नहीं गिरा नीचे। हम लोग पढ़े हैं पीपीसी का जो कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी बाएं से दाएं ऊपर से नीचे गिरती है। तो कैसे गिर रही है? पहले यहां था, अब यहां आया, तो कैसे आया? यानी ये चल गया यहां, ये आ गया यहां, मतलब x में वृद्धि हो गया, y में कमी हो गया, फिर आगे x में वृद्धि हो गया, y में कमी हो गया, फिर आगे x में वृद्धि हो गया, y में कमी हो गया। यानी किसी को बढ़ाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ रहा है, x का मात्रा को बढ़ाने के लिए y का मात्रा को छोड़ना पड़ रहा है। तो x का मात्रा जितना अधिक बढ़ा रहे हैं y उतना अधिक छोड़ना पड़ेगा, x का मात्रा जितना अधिक बढ़ाएंगे y उतना अधिक छोड़ना पड़ेगा। तो बात अधिक का हो रहा है कि x को जितना अधिक बढ़ाएंगे y को उतना अधिक छोड़ना होगा। तो अधिक माने बढ़ती सीमांत अवसर लागत। पढ़िए, बोला डायमिनेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी रूल, नहीं डायमिनेंसिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा। इधर इंक्रीजिंग हो रहा है ना, जितना x को बढ़ा रहे हैं उतना x को अधिक छोड़ना पड़ रहा है, तो डायमिनेंसिंग नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। फिक्स्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। रूल ऑफ वेरिएबल रेशियो, ये तो अलग चीज है। राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ बढ़ती सीमांत अवसर लागत। आंसर होगा 4 नंबर, राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत बढ़ती होगा, क्योंकि x को जितना अधिक बढ़ाएंगे y को उतना अधिक घटाना होगा, ठीक है। तो चलिए हिंदी में हो जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत, हिंदी में होगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत। आंसर होगा 4 नंबर, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। देखिए क्वेश्चन पेपर में जो बच्चा का क्वेश्चन है उसमें जो टिक मारा गया है उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, हम जो टिक लगाएंगे लाल वाला टिक, लाल से उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम टिक लगाएंगे लाल वाला, उसको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा टिक मारा है तो गलती भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 को देखेंगे। 5 नंबर देखिए, सवाल नंबर 5 पढ़िए। 5 नंबर देखिए, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो पढ़ाए थे। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि एक काम को करने के लिए उसके पीछे दूसरा जो काम को छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ा गया काम का मूल्य जो उसका लागत है नया काम के लिए अवसर लागत कहलाता है। तो आदमी पैसा के लिए एक काम को छोड़कर दूसरा काम में ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम हो जाएगा हस्तांतरण लागत। और आदमी पैसा के लिए एक काम को छोड़ के अलग काम में जाता है पैसा के लिए, तो जिस काम से धन प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लागत है तो आर्थिक लागत कहेंगे। यानी अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होगा? खोया हुआ अवसर, त्यागा हुआ विकल्प का मूल्य।
हस्तांतरण लागत, आर्थिक लागत, क्योंकि आदमी पैसा के लिए एक काम को छोड़कर अलग काम में चल जाता है अपना लाभ के लिए। तो जिस काम से पैसा मिले, आय मिले, उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। तो यहाँ लागत है, आर्थिक लागत हो जाएगा। यानी अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा इकोनॉमिक रेंट या इकोनॉमिक कॉस्ट, या रेंट के जगह पर कॉस्ट भी रह सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट। उसको हिंदी में बोलेंगे आर्थिक लागत। आंसर होगा 1 नंबर आर्थिक लागत। या तो रहेगा हस्तांतरण लागत, या तो होगा खोया हुआ अवसर, या तो होगा त्यागा हुआ विकल्प का मूल्य। ठीक है, सब बोल दिए। आगे चलिए, सवाल नंबर 6 को पढ़िए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये तो पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में, उपभोक्ता व्यवहार। तो उपभोक्ता, उत्पादक, बाजार, क्रेता, विक्रेता, मांग, पूर्ति यानी खरीद बिक्री, ये सब कहां पढ़ते हैं? एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, ये सब पढ़ते हैं हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उपभोक्ता बोले यानी कंज्यूमर बोले, प्रोड्यूसर बोले, इंडस्ट्री बोले, उद्योग बोले, परिवार बोले, फर्म बोले। ठीक है, व्यक्तिगत आय बोले, एक क्रेता एक विक्रेता बोले, बाजार बोले, ये सब पढ़ते हैं हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, मैक्रो और इनकम थ्योरी एक ही चीज है। इनकम थ्योरी को पढ़ते हैं मैक्रो में, मैक्रो में पढ़ते हैं नेशनल इनकम, मैक्रो में पढ़ते हैं मनी बैंकिंग, मैक्रो में पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैक्रो में पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। ठीक है, चलिए सब बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल नंबर 7 पढ़िए। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले जानना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए, द रेट ऑफ चेंज टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए, टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा तो अपने आप तो नहीं होगा, तो क्वांटिटी में भी चेंज करना होगा। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा, क्वांटिटी में चेंज के रेस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो एमयू बराबर क्या होता है? डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू, यानी टोटल यूटिलिटी में चेंज को क्वांटिटी में चेंज से डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलेंगे एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी बोल देंगे। खोजिए कहां है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर में है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा 3 नंबर। देखिए ये वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसके सापेक्ष? वस्तु की मात्रा के सापेक्ष, यानी क्वांटिटी में चेंज से डिवाइड करना होगा। ठीक है, देखिए आगे चलिए, देखिए आगे हिंदी मिलेगा। देखिए आगे हिंदी में है, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता मतलब वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कैसे निकलेगा? तो कुल उपयोगिता टीयू में चेंज को भाग देंगे क्वांटिटी में चेंज से, तो एमयू निकल जाएगा, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर होगा 3 नंबर। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। आराम से वीडियो देखिए, अंतिम तक देखिए, कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जीपीएस एकेडमी में सभी टीचर बेस्ट हैं, सभी बेस्ट हैं। ठीक है, सब धीरे धीरे आएगा। ठीक है, बढ़िया से वीडियो को देखिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को किसने प्रोपाउंडेड किया था, माने किसने दिया है? ठीक है, हिंदी में है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? देखिए 2 थ्योरी है, एक है ऑर्डिनल, एक है कार्डिनल। याद रखिएगा, देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, एक है गणनावाचक सिद्धांत। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल व्यू पॉइंट। ठीक है, कार्डिनल थ्योरी या व्यू पॉइंट जो बोल सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल थ्योरी। तो गणनावाचक सिद्धांत ये दिया है मार्शल ने। ये कौन दिया है? मार्शल दिया है, मार्शल, ये आपका मार्शल दिया है। यहां बोला है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल बोला, ऑर्डिनल यानी क्रमवाचक सिद्धांत। तो ऑर्डिनल क्रमवाचक सिद्धांत हो जाएगा आपका हिक्स एंड एलन। ठीक है, ये आंसर होगा 4 नंबर, हिक्स एवं एलन। याद रखिएगा, गणनावाचक सिद्धांत कार्डिनल थ्योरी मार्शल। ठीक है, बोलेगा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्रमवाचक सिद्धांत, तो आंसर होगा हिक्स एंड एलन, होगा हिक्स एंड एलन। 4 नंबर आंसर होगा 4 नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 को पढ़िए। देखिए 9 नंबर देखिए, इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, कैसा होता है? उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व इज। देखिए उदासीनता वक्र का फिगर होता है इस तरह का, देखिए बढ़िया देख लीजिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इधर होगा एक्स गुड्स, इधर होगा वाई गुड्स। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व देखिए इस तरह का होता है। अभी जो दिखाए थे, देखिए ये जो होता है, बोलिए इस लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। देखिए ये जो लेंस है ये आपका उत्तल लेंस है ना। देखिए ये इसी तरह मुड़ा हुआ है, देखिए इस तरह है, देखिए इस तरह मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु की तरफ कैसा है? उत्तल। ये जो ओरिजिन है
ओरिजिन की तरफ इस तरह मुड़ा हुआ है, देखिए इस तरह मुड़ा हुआ है तो कैसा है, उत्तल, इसको बोलेंगे उत्तल। उत्तल को इकोनॉमिक्स में कहते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर, याद रखिएगा। तो पढ़िए, उदासीनता वक्र होता है कैसा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, सही है, यानी उत्तल, यानी उत्तल, ठीक है। आंसर होगा 1 नंबर। आंसर होगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आंसर 1 नंबर होगा। देखिए डाउट नहीं होगा, इसलिए याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी इस तरह का होता है, ओरिजिन की तरफ इस तरह, तो हम लोग इस तरह का लेंस पढ़े हैं फिजिक्स में, बोलिए ये इस तरह है कि नहीं, इस तरह है, तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु की तरफ कैसा, अवतल, इसको बोलेंगे अवनतोदर, अवनतोदर। कैसे याद रखिएगा, देखिए अ है, देखिए अ है, तो अवनतोदर मतलब अवतल, मतलब इस तरह का होगा, यानी इस तरह का होगा। ये कौन होगा, पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। अब बोलेगा उदासीनता वक्र, तो मूल बिंदु की तरफ ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे, यानी उत्तल, उत्तल, उसको बोलेंगे उन्नतोदर। देखिए उ का संबंध देखिए उ से है, याद रहेगा, उ का उ से, अ का ओ से, अवनतोदर यानी अवतल, उत्तल यानी उन्नतोदर। ये होगा आपका इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, ये होगा पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। कोई दिक्कत, बाकी दोनों का ढाल जो होता है नेगेटिव होता है। देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट नीचे गिर रहा है, नेगेटिव ढाल, लेफ्ट टू राइट नीचे गिर रहा है, नेगेटिव ढाल, ढाल नेगेटिव है, खाली साइज अलग अलग है, ठीक है। ये होगा अवतल, ये होगा उत्तल, क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा उत्तल यानी उन्नतोदर, उन्नतोदर, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आंसर होगा 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 10। 10 को पढ़िए, 10 नंबर देखिए, डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन का मांग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन का मांग क्या होगा। देखिए रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग, पहले बोलिए रसगुल्ला मिल रहा है 10 रुपया पीस, गुलाब जामुन भी 10 रुपया पीस, ठीक है। सपोज कीजिए, मान लीजिए गुलाब जामुन रसगुल्ला दोनों 10 रुपया पीस, ठीक है। अब बोलिए रसगुल्ला का कीमत हो गया 5 रुपया और गुलाब जामुन 10 रुपया है, गुलाब जामुन का दाम कम नहीं हुआ, रसगुल्ला का कीमत कम हो गया, 10 से 5 हो गया। तो बोलिए रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा। जब रसगुल्ला का कीमत कम हो जाएगा, आदमी रसगुल्ले ने खाएगा, गुलाब जामुन नहीं खाएगा, यानी कम खाएगा, तो गुलाब जामुन की मांग क्या होगा, विल बी लेस, यानी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। जब रसगुल्ला का दाम 10 से 5 हो गया, आदमी रसगुल्ले खाएगा, रसगुल्ले बेसी खरीदेगा, तो गुलाब जामुन का मांग कम हो जाएगा, नहीं खरीदेगा या कम खरीदेगा, यानी मांग कम हो जाएगा। सिंपल है। देखिए ये दोनों ना अस्थानापन्न वस्तु है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब 2 गुड्स है और उनमें से किसी एक का प्राइस कम है, तो आदमी उसी को ज्यादा खरीदेगा, दूसरा को नहीं खरीदेगा, क्योंकि जिसका दाम कम रहेगा आदमी उसी को खरीदेगा। दोनों मिठाई है तो ऑटोमेटिक कोई एक को खाना चाहेगा आदमी, तो जिसका दाम कम रहेगा उसी को खाना चाहेगा, ठीक है। चलिए आंसर कम होगी, कम होगी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 11, 11 को पढ़िए। बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट रेखा इंगित करती है। बजट लाइन क्या इंगित करता है, बजट लाइन जो है क्या इंडिकेट करता है, बजट रेखा क्या इंगित करती है। तो बजट रेखा का जो स्लोप होता है, बजट लाइन का स्लोप इस तरह का होता है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो इधर होता है एक्स गुड्स, इधर होता है वाई गुड्स। बजट लाइन ये हो गया, बजट रेखा हो गया, जो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे गिरती, डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप होता है। तो ढाल क्या होता है इसका, बजट रेखा का ढाल का सूत्र होता है, पहला वस्तु का प्राइस P1 बटा दूसरा का प्राइस P2, और नेगेटिव लगाते हैं कि गिर रहा है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव गिरने को दर्शा रहा है कि ढाल नेगेटिव होता है। तो बोलिए P1 बटा P2 है ना, यानी पहला का प्राइस x है, देखिए पहले x आता फिर y आता है, तो x का प्राइस P1, y का प्राइस P2। तो ढाल होता है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो दोनों गुड्स का प्राइस का रेशियो होता है, ठीक है। पहला का प्राइस P1, दूसरा का प्राइस P2, P1 बटा P2, तो क्या है ये, प्राइस रेशियो है, ये कीमत का अनुपात है ना। प्राइस क्या है, कीमत है, तो दोनों का कीमत का अनुपात है। खोजिए, कॉस्ट रेशियो नहीं, इनकम रेशियो नहीं, क्या होगा, प्राइस रेशियो। आंसर होगा मूल्य अनुपात, आंसर होगा प्राइस रेशियो, ठीक है। देखिए ये प्राइस का रेशियो है, कीमत का अनुपात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 12, 12 को पढ़िए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, बोलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या इंडिकेट करता है, यानी इसका मतलब हो गया MRS। देख लीजिए बढ़िया से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, यानी MRS क्या इंगित करता है। तो देखिए MRS इंगित करता है इंडिफरेंस कर्व जो होता है IC, उदासीनता वक्र, उसका स्लोप को याद रखिएगा। उदासीनता वक्र, इसका एक और नाम है अधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। देखिए अधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, उसी का नाम है, ठीक है। इंग्लिश में होगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ये इंडिकेट करेगा MRS। और बोलेगा पीपीसी का स्लोप, पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र, इसका स्लोप इंडिकेट होगा क्या बोलता है, MOC से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखिएगा पीपीसी का स्लोप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
सीमांत अवसर लागत दर्शाता है। क्लियर। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप यानी उदासीनता वक्र का स्लोप दर्शाता है एमआरएस। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस बोला है, तो इंडिफरेंस कर्व होगा, आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आंसर होगा 3 नंबर। उदासीनता वक्र की ढाल, जब बोलेगा सीमांत अवसर लागत मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तब आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी देखिए, हिंदी में क्वेश्चन है, पढ़िए। प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है क्या? अनाधिमान वक्र की ढाल, इसको बोलेंगे उदासीनता वक्र की ढाल, इसी का नाम है उदासीनता वक्र की ढाल। ठीक है, अनाधिमान वक्र की ढाल या तो उदासीनता वक्र की ढाल, इसी को बोलते हैं तटस्थ वक्र। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, आंसर होगा 3 नंबर। जब देगा सीमांत अवसर लागत, तब आंसर होगा आपका उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी। क्लियर है, 100% समझिए। मेरा कोचिंग का नाम है टॉपर्स क्लासेस एसएसएस, माना श्याम सुंदर साहा, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, रसिकपुर दुमका। तो क्लियर कॉन्सेप्ट, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अधूरा नहीं। हम रील काटते नहीं है, बताते हैं क्लियर एकदम फ्रंट में। ठीक है, सब कुछ सीखिए, मेरे पास जो भी है ले लीजिए, लेकिन फिर भी पढ़िए, क्योंकि ठंडा देखने से नहीं होगा। आपका एग्जाम है, अब 1 महीना भी एग्जाम नहीं रहा, 4 फरवरी को एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने 1 महीना भी यार नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठंडा है फिर पढ़िए। जब हम जोश में आ सकते हैं, मेरे अंदर गर्मी आ सकता है, मेरा एग्जाम नहीं है फिर भी, तो आपका तो एग्जाम है, आपके अंदर तो गर्मी हमसे दुगुना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 13। इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूज द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी। बोलता है कि एक्स एक कमोडिटी है, गुड्स है। ठीक है, तो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर कौन सा गुड्स का डिमांड को रिड्यूस कर देता है, माना घटा देता है? तो बोलिए, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा और यदि वह किसी गुड्स का डिमांड को रिड्यूस कर दे रहा है जिसका नाम एक्स है, तो वह एक्स गुड्स कैसा होगा? वह एक्स गुड्स होगा गिफिन कमोडिटी, गिफिन गुड्स होगा, उसको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स, उसको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स, याद रखिएगा। उसको घटिया वस्तु भी कहते हैं, उसको गिफिन गुड्स बोलिए चाहे इंफीरियर गुड्स बोलिए। हिंदी में देखिए, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। बोलिए, जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा और वो कोई वस्तु का मांग को कम कर देगा, तो बोलिए आय बढ़ने से उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तु खरीदेगा, सामान्य वस्तु खरीदेगा, तो घटिया वस्तु का मांग कम कर देगा। हाँ कि ना? घटिया वस्तु मतलब गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, आंसर होगा गिफिन वस्तु, आंसर होगा घटिया वस्तु। आंसर क्या होगा? आंसर होगा घटिया वस्तु, घटिया। ठीक है, आंसर होगा आपका घटिया वस्तु, आंसर होगा घटिया वस्तु, याद रखिएगा। देखिए, उपभोक्ता का जब आय बढ़ेगा ना, जब इनकम बढ़ जाएगा, तो बढ़िया वस्तु खाएंगे ना, सामान्य वस्तु खाएंगे, श्रेष्ठ वस्तु खाएंगे, तो घटिया वस्तु का मांग कम कर देंगे। घटिया वस्तु गिफिन वस्तु बोलते हैं, उसको गिफिन गुड्स या तो इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो उपभोक्ता 4 नंबर जो ऑप्शन होगा, गिफिन गुड्स, घटिया वस्तु, उसका डिमांड कम कर देगा, क्योंकि उसका आय बढ़ गया है तो वो सुपीरियर गुड्स खरीदेगा, वो सामान्य वस्तु खरीदेगा, घटिया वस्तु का मांग कम कर देगा। वही बोला है कि एक्स वस्तु का मांग कम हो जाता है तो वस्तु एक्स कैसा होगा? गिफिन गुड्स, घटिया वस्तु होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 14 को पढ़िए। इफ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी गुड्स इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम। बोलता है किसी वस्तु के लिए जो मांग वक्र है वह प्राइस एक्सिस यानी वाई एक्सिस के समांतर है, तो उसकी मांग की लोच का मान क्या होगा? देखिए, इस तरह से बोल रहा है कि एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर होता है प्राइस, इधर होता है डिमांड। क्लियर है? एक्स तरफ डिमांड, वाई तरफ प्राइस। तो जो डिमांड कर्व है, देखिए पैरेलल टू द क्या है? प्राइस एक्सिस। देखिए प्राइस इधर है यानी वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस की तरफ डिमांड कर्व इस तरह का है, इस तरह का। तो बोल रहा है उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो बोलिए, जब इस तरह का है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, प्राइस एक्सिस के पैरेलल है, इसका मांग रेखा, मांग वक्र, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि डिमांड जहां का तहां है, प्राइस में चेंज हो रहा है। बढ़िया समझिए, देखिए डिमांड जहां का तहां है, देखिए डिमांड फिक्स है, प्राइस में चेंज हो रहा है। तो बोलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में होता है मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, और नीचे होता है कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि डिमांड फिक्स है, डिमांड में चेंज नहीं है, अब प्राइस में चेंज है। तो बोलिए, कुछ मान लीजिए, डिमांड में चेंज नहीं है, फिक्स है, माने 0, प्राइस में चेंज है, मान लीजिए 10 चेंज हुआ तो कितना आ जाएगा? 0, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर होगा 0, आंसर होगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी है। आपको उल्टा क्वेश्चन दे सकता है, आपको उल्टा क्वेश्चन देगा। देखिए,
उल्टा क्वेश्चन देगा कि यदि इधर डिमांड है, इधर प्राइस है, और डिमांड कर्व यानी मांग रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये दर्शा रहा है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में चेंज है। ठीक है, जब प्राइस में चेंज नहीं है, डिमांड में चेंज है, तो यहां पर आ जाइए, देखिए यहां देखिए, यहां देखिए, बोलिए, देखिए डिमांड में चेंज है, प्राइस जहां का तहां है, एक तो प्राइस है, प्राइस में चेंज नहीं है, तो डिमांड चेंज मानिए 10, प्राइस में नहीं है तो 0, 10/0, तो किसी संख्या के नीचे 0, वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटिव, तब उस केस में वैल्यू होगा इन्फिनिटिव। ठीक है, जब बोलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन्फिनिटिव होगा, ईडी का मान इन्फिनिटिव, जब होगा वाई एक्सिस के पैरेलल तो होगा ईडी का मान 0। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। क्लियर है? 100% क्लियर कीजिए। अभी होगा 4 नंबर, क्योंकि यहां बोला है वाई एक्सिस, जब बोलेगा एक्स एक्सिस तब होगा इन्फिनिटिव, तब आंसर होगा आपका अनंत, तब आंसर अनंत होगा। एकदम क्लियर समझिए, क्लियर, कहीं डाउट नहीं रखना है, डाउट रखना ही नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 15 को पढ़िए। 15 नंबर देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट द पॉइंट वेयर, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है? यानी उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, ठीक है, उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? उपभोक्ता संतुलन बोल रहा है, तो प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि हम किसी वस्तु से जितना एक्स्ट्रा संतुष्टि मिल रहा है, एक्स्ट्रा उपयोगिता मैंने सीमांत उपयोगिता मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, हम उतने के बराबर प्राइस देंगे। याद रखिएगा, प्रत्येक कंज्यूमर यानी कस्टमर, उपभोक्ता चाहता है कि कोई वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उससे हमको जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा, मैंने सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, हम उतने के बराबर प्राइस देंगे, तब ना संतुलन होंगे। तो ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, बराबर होगा, बराबर। जितना एमयू मिलेगा उतने प्राइस देंगे, तब ना इक्विलिब्रियम होगा। देखिए यदि कोई नहीं भी जान रहा है ना तो इसको सही मारेगा। इक्विलिब्रियम मतलब कम और बेसी नहीं होता है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? बराबर। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, आंसर 8 होगा। यानी जितना एमयू मिलेगा उतने प्राइस देंगे, जितना सीमांत उपयोगिता उतने मूल्य देंगे, जितना वस्तु से हमको संतुष्टि मिलेगा, एक्स्ट्रा संतुष्टि सीमांत उपयोगिता, उतने के बराबर ना हम प्राइस देना चाहेंगे, मूल्य देना चाहेंगे। आंसर होगा 1 नंबर, आंसर होगा 1 नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 16 को पढ़िए। फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, देखिए गिवन वस्तु के लिए मांग की लोच क्या होता है? पढ़िए, गिवन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। ठीक है, गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? पहला बात, गिवन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होता ही नहीं है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। कैसे? देखिए प्राइस और डिमांड, फिर बताइए कि मांग का नियम है क्या? मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हायर द प्राइस देन लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस देन हायर द डिमांड। यानी कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। मांग माने खरीदारी, ठीक है, कीमत बढ़ने से खरीदारी कम होता है, घटने से खरीदारी अधिक होता है। नेगेटिव रिलेशन है, देख लीजिए, ई बढ़ रहा है प्लस, ई घट रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ई घट रहा है माइनस, ई बढ़ रहा है प्लस, माइनस प्लस भी माइनस। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये आपका है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आते हैं गिवन गुड्स के लिए क्या होता है? गिवन वस्तु के लिए क्या होता है? देखिए गिवन गुड्स में क्या होता है? गिवन गुड्स में क्या होता है? घटिया वस्तु। गिवन वस्तु मतलब घटिया वस्तु। ठीक है, तो देखिए घटिया वस्तु में क्या होता है? जब इसका प्राइस कम रहेगा ना तो लोग को लगेगा वस्तु खराब है, वस्तु सड़ा हुआ है, नहीं लेंगे, ये टूट जाएगा, ये बेसी दिन नहीं चलेगा, ये अच्छा वस्तु नहीं है, तो उसका डिमांड कम करेगा। यानी जब फुटपाथ में कम दाम में सामान दे रहा है तो आप नहीं लीजिएगा, अब उसके बारे में खराब सोचिएगा, बुरा सोचिएगा, ये वस्तु सड़ा है, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बेसी दिन नहीं चलेगा, ये टिकाऊ नहीं है, यानी प्राइस कम है, तो उसके बारे में खराब सोच के उसका डिमांड कम कर दिए। और उसी गुड्स को जब मॉडिफाई करके थोड़ा दाम बढ़ा के बेचेगा, थोड़ा अच्छा करके फ्रेश करके दाम बढ़ा के बेचेगा, बोलिएगा वस्तु अच्छा है, वस्तु टिकेगा। वस्तु वही है, हल्का मॉडिफाई कर दिया है, फ्रेश कर दिया और दाम बढ़ा के बेच रहा है, आपको वस्तु अच्छा लगेगा, अब उसका डिमांड कीजिएगा, वस्तु खरीदिएगा। तो बोलिए प्राइस और डिमांड में गिवन गुड्स के लिए रिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे? बढ़ रहा है प्लस प्लस प्लस, घट रहा है माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होगा? नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। जो हम टिक मार रहे हैं वही सही है। ठीक है, आंसर होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, क्योंकि इस पे लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है, मांग का नियम लागू ही नहीं होता है घटिया वस्तु पर, गिवन वस्तु पर। क्लियर है? चलिए आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 17 पढ़िए। फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट्स लेबर यानी एल एंड कैपिटल यानी के, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए बोलता है कि दो इंस्ट्रूमेंट्स है यानी दो फैक्टर है, क्या क्या? लेबर है एल और कैपिटल है के, तो उसके लिए प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म कैसा होगा, यानी उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होगा। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन
यानी प्रोडक्शन डिपेंड करता है फैक्टर पर। तो प्रोडक्शन डिपेंड करेगा फैक्टर पर, कितना प्रोडक्शन होगा तो कितना लेबर लगाए हैं, कितना कैपिटल लगाए हैं, कितना लैंड लगाए हैं, कितना इंटरप्रेन्योर है, कितना मशीन है, ठीक है, कितना जमीन है, कितना पूंजी है, कितना लेबर है, कितना कच्चा माल है, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, तो प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन डिपेंड करेगा फैक्टर पे, और यह फैक्टर है लेबर और क्या कैपिटल। तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन का क्वांटिटी होगा क्यू, ये डिपेंड करेगा मतलब फंक्शन होगा किस पर, तो लेबर एल दिया है, कैपिटल के दिया है, तो लेबर एल दिया, कैपिटल के दिया है, यानी क्यू हो गया प्रोडक्शन का क्वांटिटी, एफ हो गया फंक्शन, और एल के हो गया इंस्ट्रूमेंट्स यानी फैक्टर लेबर और कैपिटल। यही हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन होता है फैक्टर का, कि प्रोडक्शन कितना होगा डिपेंड करेगा हम कितना फैक्टर लगाए हैं, हम कितना साधन संसाधन लगाए हैं, ठीक है। तो उत्पादन फलन की मात्रा Q बराबर फंक्शन हो जाएगा L के लेबर और कैपिटल। खोजिए, देखिए Q जो है फंक्शन है किसका, L और K का, हो जाएगा आंसर 1 नंबर। आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 1 नंबर होगा। आगे हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए इस तरह है कि दो साधन श्रम L और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा। तो बोलिए उत्पादन फलन का स्वरूप पूछ रहा है, तो उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी डिपेंड करेगा माने फंक्शन होगा किस पर, तो देखिए श्रम L है और पूंजी K है, यानी श्रम L है और पूंजी K है। और भी रहता तो और लिख देते हैं, यहाँ पर 2 को दिया तो 2 को होगा, तो आंसर आपका ये हो गया कि किसी वस्तु का उत्पादन की मात्रा निर्भर करेगा फंक्शन होगा लेबर और कैपिटल पर। आंसर देखिए ये गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ठीक है, ये भी गलत दिया, आंसर होगा यही वाला, आंसर आपका 1 नंबर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 18 पढ़िए, 18 देखिए आगे 18 देखिए, व्हाट इज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलिए प्रोडक्शन का फैक्टर क्या है, कितना इजी क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्शन का फैक्टर पूछ रहा है, तो प्रोडक्शन का फैक्टर लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, रॉ मटेरियल भी है, मशीन भी है, ठीक है, सब है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, रॉ मटेरियल, ऑल होगा, आंसर होगा ऑल, आंसर होगा ऑल। हिंदी में उत्पादन के साधन हैं, भूमि भी है, श्रमिक भी है, पूंजी भी है, कच्चे माल भी है, मशीन भी है, सब है, आंसर होगा इनमें सभी, आंसर होगा इनमें सभी। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने से फिर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 19 देखिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट, क्या बोला, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज, ठीक है, यानी जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है। देखिए कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो टीपी टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तो सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो पढ़े हैं हम लोग, फिगर जानते हैं हम लोग, कुछ भी रटते नहीं है, सब समझते हैं, ठीक है, रटना नहीं है। हम लोग फिगर पढ़े हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ती है फिर घटती है, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, ये आपका एमपी हो गया। एमपी पहले बढ़ती है फिर घटती है लेकिन पॉजिटिव, फिर जीरो फिर नेगेटिव। टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, पहले बढ़ती है फिर होती है मैक्सिमम फिर घटने लगती है, ये आपका टीपी हो गया। और जब ये होती है मैक्सिमम ना तब ये जीरो होती है, तब एमपी का मान क्या होता है, जीरो होता है। देखिए टीपी पहले बढ़ रहा है स्पीड से, फिर धीरे धीरे फिर होगा मैक्सिमम फिर घटने लगेगा। अब बोलिए कोई भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन देगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जब बढ़ेगी ना तो टीपी बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी जब घटेगी किंतु पॉजिटिव रहेगी तभी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। और जब एमपी घटकर जीरो हो जाएगी तो टीपी होगी अधिकतम मैक्सिमम, और जब एमपी घटकर नेगेटिव हो जाएगी तो टीपी घटने लगेगी। अब क्वेश्चन पढ़ना है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज। तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल क्या होगा, जीरो, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, आंसर होगा जीरो, आंसर होगा शून्य है। यानी कुल उत्पादन टीपी अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन एमपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा समझिए, पूरा क्लियर समझिए, ठीक है। कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, एग्जाम के लिए लाभदायक होगा कि नहीं, जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल नंबर 20 को पढ़िए। देखिए 20 देखिए, 20 को पढ़िए। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंजेस। बोलता है कौन सा समय में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। पढ़िए एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, यानी कौन सा समय में सभी फैक्टर चेंज होता है। तो दीर्घकाल में होगा, लॉन्ग टाइम में। जब मेरे पास शॉर्ट टाइम रहेगा तो शॉर्ट टाइम में जमीन नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, पैसा भी चाहिए और समय भी चाहिए, ठीक है। कम टाइम में बिल्डिंग नहीं बनेगा, कम टाइम में मशीन नहीं खरीद सकते हैं, कम पैसा हम कहां से खरीदेंगे, कम टाइम में कहां से लगाएंगे मशीन। तो कम टाइम में मशीन, बिल्डिंग
और लैंड का व्यवस्था नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको बोलेंगे स्थिर साधन, फिक्स फैक्टर। किसमें? शॉर्ट पीरियड में। अब बात करेंगे लॉन्ग पीरियड का, तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, मेरे पास जब समय ज्यादा रहेगा तो लैंड भी चेंज, लेबर भी चेंज, रॉ मटेरियल भी चेंज, मशीन भी चेंज, बिल्डिंग भी चेंज, सब चेंज। शॉर्ट टाइम में ना खाली चेंज होगा लेबर और कैपिटल। यदि मेरे पास समय कम है और उत्पादन को बढ़ाना है तो लेबर बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, ठीक है, लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ेगा। लेकिन यदि मेरे पास टाइम लॉन्ग है तो लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, मशीन हो, सब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो होगा लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन बोलिए चाहे लॉन्ग पीरियड बोलिए, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। हिंदी में होगा दीर्घकाल। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील। लेकिन क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि कौन सा समय में उत्पादन के साधन कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, यानी कौन सा समय में उत्पादन के साधन स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होते हैं, तो होगा शॉर्ट पीरियड में। लेकिन शॉर्ट पीरियड में कुछ चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में दीर्घकाल में सब चेंज। तो जब बोलेगा उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित तो दीर्घकाल, अब बोलेगा कुछ परिवर्तित कुछ स्थिर, मतलब दोनों पाया जाएगा, दोनों स्थिर भी परिवर्तनशील भी, तो आंसर होगा शॉर्ट रन, अल्पकाल। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर देखिए 21 को पढ़िए। 21, ईच पॉइंट ऑफ द आइसोपोड कर्व, ठीक है, आइसोपोड कर्व रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इसको बोलेंगे फैक्टर, बार बार लिख दे रहा है इंस्ट्रूमेंट्स यानी फैक्टर्स होगा, दैट द ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस ओनली। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ समोत उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करते हैं। देखिए, समोत उत्पाद वक्र यानी समान उत्पादन वाला वक्र, जब दो उत्पादन वक्र समान उत्पादन करे उसको बोलेंगे समोत उत्पाद वक्र। देखिए बोला है आइसोपोड कर्व। आइसोपोड कर्व मतलब होता है आइसो यानी इक्वल, आइसो यानी इक्वल, पोड यानी प्रोडक्शन, पोड यानी प्रोडक्शन, और कर्व तो कर्व है, यानी जब इक्वल प्रोडक्शन देगा दो कर्व तो उसको बोलेंगे आइसोपोड कर्व। आंसर होगा इक्वल, आंसर होगा समान, ठीक है। पढ़िए, समोत उत्पाद वक्र, समोत उत्पाद माना समान उत्पादन, वैसा उत्पादन वक्र जो समान उत्पादन करेगा उसको बोलेंगे समोत उत्पाद वक्र। आंसर होगा समान उत्पादन, आंसर होगा इक्वल प्रोडक्शन, ठीक है। तोड़िए, आइसोपोड इक्वल प्रोडक्शन, समोत उत्पाद समान उत्पाद, ठीक है, आंसर होगा इक्वल समान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका है सवाल नंबर है 22 को पढ़िए। 22, एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए, क्या लिखा हुआ है, जुडिशियस प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। इसका हिंदी क्या होगा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। क्या समझ में आया कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक मतलब जुडिशियस प्रोड्यूसर उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो देखिए, अभी आप लोग देखें उत्पादन वक्र, क्या देखें बोलिए, टोटल प्रोडक्ट देखिए, टोटल प्रोडक्ट टीपी, तो टीपी पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है फिर घटने लगती है, ये आपका टीपी होता है। तो बोलिए, एगो विवेकशील उत्पादक है माने होशियार समझदार उत्पादक है, ठीक है, समझदार जो होशियार है, तो वो क्या चाहेगा, हम कहां तक प्रोडक्शन करें। देखिए, ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, ठीक है। तो बोलिए, फर्स्ट स्टेज में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक चाहेगा, सेकंड में घटेगा नहीं, होगा मैक्सिमम, माने स्थिर फिक्स होगा, मैक्सिमम होगा, वहां भी चाहेगा। लेकिन थर्ड में क्या होगा, अरे भाई घटने लगेगा ना तो लॉस ना हो जाएगा, जब प्रोडक्शन घटने लगेगा तो लॉस ना होगा, हानि ना हो जाएगा, तो वहां पर नहीं करना चाहेगा। तो फर्स्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है, करना चाहेगा, सेकंड में मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, माने स्थिर है, वहां भी करेगा, ठीक है। तो कहां तक करेगा, सेकंड तक, आंसर होगा सेकंड, यानी द्वितीय अवस्था तक करेगा, द्वितीय अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा, और सेकंड में मैक्सिमम है, हानि तो नहीं है, घट तो नहीं रहा है, लॉस तो नहीं होगा, तो वहां भी चाहेगा। लेकिन तीसरा वाला में क्या हो जाएगा, घट रहा है ना, घटना शुरू हो गया ना, तो हो जाएगा लॉस, वहां नहीं करना चाहेगा। क्लियर है? चलिए, तो समझ गए, तो सेकंड तक करेगा, सेकंड तक, आंसर होगा सेकंड स्टेज तक, सेकंड स्टेज तक जो जुडिशियस प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन करना चाहेगा, ठीक है, सेकंड स्टेज। चलिए, आंसर होगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 23 को पढ़िए। 23, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द साइज ऑफ, क्या बोला, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द साइज ऑफ, यानी शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व, देखिए एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एसी होता है, एसी कर्व पूछ रहा है, यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है,
अल्पकालीन औसत लागत वक्र यानी एसी कर्व, देखिए बोला है ना एवरेज कॉस्ट कर्व यानी एसी कर्व कैसा होता है बोलिए, सबको पता है एसी होता है यू आकार का, एमसी भी होता है यू आकार का, सबको पता है, ठीक है। एसी और एमसी दोनों कैसा होता है, यू आकार का होता है। आंसर होगा यू साइज, आंसर होगा यू साइज, आंसर होगा यू आकार यानी यू शेप का होगा। इसको हम लोग यू शेप बोलेंगे, यू शेप भी बोल सकते हैं, यू आकार बोल सकते हैं, यू अक्षर जैसा, ठीक है। लिख देगा आपको यू अक्षर के जैसा, याद रखिएगा। एवरेज कॉस्ट औसत लागत वक्र, एमसी, एमसी हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत वक्र, दोनों कैसा होता है, यू आकार का होता है। दोनों देखिए, दोनों देखिए, देखिए अंग्रेजी का यू, देखिए ये भी देखिए उसी तरह दिख रहा है यू आकार का, आंसर होगा 3 नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 24 देखिए, 24 पढ़िए, 24 पढ़िए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट यानी टीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टीएफसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी। बोलता है टीसी, टीएफसी, टीवीसी में क्या रिलेशन होता है। सबको पता है कि टोटल कॉस्ट जो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, यानी कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। बोलिए, उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक जो है 2 तरह का साधन प्रयोग करता है, कुछ साधन रहता है स्थिर, कुछ रहता है परिवर्तनशील, मतलब कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल। फिक्स्ड कौन है, लैंड, लैंड हो गया जमीन यानी भूमि, मशीन हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, इस हो गया स्थिर साधन। तो इसमें जो खर्चा होगा उत्पादन में उसको बोलेंगे स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट, उसको बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। दूसरा है परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर, जैसे आपका कैपिटल हो गया, माने पूंजी हो गया, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल हो गया, लेबर यानी श्रमिक हो गया, तो इसमें जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसको बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बोलिए टोटल कॉस्ट क्या है, तो जितना खर्चा हुआ फिक्स फैक्टर पे और जितना खर्चा हुआ वेरिएबल फैक्टर पे दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़िए, उसको हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो खोजिए कहां, देखिए 2 नंबर में है, टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीवीसी, आंसर 2 नंबर होगा, बाकी सब गलत है। अब देखिए कभी कभी ये नहीं देता है, कभी कभी ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट ये नहीं देगा, तो कैसे देगा, इसको चेंज कर देगा। देखिए दे देगा ऐसे, बोलेगा टीसी और टीएफसी ले जाएगा उधर, टीएफसी उधर करेंगे बाएं तरफ हो जाएगा माइनस टीएफसी, क्या बचेगा टीवीसी। कभी आपको ये भी देगा, यदि ये नहीं देता है तो आपको ये देगा, ये भी सही होगा, क्योंकि जब टीएफसी लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस, बचेगा टीवीसी। कभी कभी देखिए इसको लाएगा इधर तो हो जाएगा टीसी माइनस टीवीसी, बचेगा क्या टीएफसी, ये भी सही होगा, ठीक है। यदि ये ऑप्शन नहीं रहा तो ये सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए यहां तो टीएफसी बराबर टीसी, या माइनस होता है, या प्लस लिख दिया है, गलत है, ठीक है। देखिए टीवीसी बराबर, ये तो पूरे गलत है, ये देखिए ये तो प्लस होना चाहिए, ये माइनस लिखा है, ये भी गलत है, यानी 2 नंबर ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़े हैं, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत, यानी टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीवीसी, आंसर 2 नंबर होगा, आंसर होगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए 25 में 25 देखिए, फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम। बोलिए फर्म्स इक्विलिब्रियम कब होता है, फर्म का संतुलन में होता है। फर्म संतुलन तब होगा जब एमआर बराबर एमसी होगा, यानी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होगा। देखिए सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यही फर्म का संतुलन प्रथम शर्त होता है, अनिवार्य शर्त होता है। फर्म का संतुलन का प्रथम शर्त, अनिवार्य शर्त जो होता है ना, मूल शर्त, मूल, कभी बोलेगा प्रथम शर्त, कभी बोलेगा मूल शर्त, कभी बोलेगा अनिवार्य शर्त, तो यही होता है एमसी बराबर एमआर, या तो लिखा रहेगा एमआर बराबर एमसी, जो लिखा रहे खोजिए, ठीक है। देखिए एमआर बराबर एमसी, देखिए इक्विलिब्रियम है, देखिए आप लोग हम ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, और संतुलन में भाई कम या ज्यादा नहीं होता है, संतुलन मतलब बराबर होता है, तो बराबर होगा ना, कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, बराबर होगा, सीधा सीधा मतलब है। इक्विलिब्रियम है तो बराबर होगा, कम बेसी नहीं हो सकता है, बराबर होगा, बराबर, आंसर होगा एमआर बराबर एमसी, ठीक, कम बेसी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्म्स का इक्विलिब्रियम यही है, एमसी बराबर एमआर या एमआर बराबर एमसी, आंसर होगा 1 नंबर। क्लियर है, आगे देखिए 26 देखिए, 26 पढ़िए। बोलिए ब्रेक इवन पॉइंट राइजेज व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखिए सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, देखिए सम विच्छेद बिंदु जब 2 चीज समान हो, एक जगह कट करे प्रतिच्छेद करे तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। 2 चीज जब इक्वल हो, समान हो, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। देखिए 2 चीज एम आर बराबर एमसी, अभी हम लोग पढ़े थे, फर्म का प्रथम संतुलन शर्त क्या है, एमआर बराबर एमसी है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। यदि ये दिया नहीं रहे तब क्या दिया रहेगा, देखिए पहला शर्त यही होता है,
लेकिन कभी कभी ये दिया नहीं रहता है, तब क्या कीजिएगा, इधर लगा दीजिए सिग्मा, इधर लगा दीजिए सिग्मा। मैथ का नियम है, दोनों तरफ सेम चीज से गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं मैथ में। तो दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा से क्या किए, गुना कर दिया, लगा दिए। तो बोलिए सिग्मा एम आर क्या होता है, टी आर, और सिग्मा एम सी क्या होता है, टी सी। तब आपका ये वाला होगा। यानी पहला देखना है कि एम आर बराबर एम सी है कि नहीं। यदि ये नहीं है तो टी आर बराबर टी सी होगा। देखिए सम विच्छेद बिंदु, जब दो चीज समान हो, एक जगह विच्छेद करे माने काटे, प्रतिच्छेद करे, तो उस बिंदु का नाम होता है सम विच्छेद बिंदु। तो बोलिए दो चीज समान दिख रहा है, नहीं। दो चीज समान दिख रहा है, नहीं। समान दिख रहा है, हाँ, हो गया आंसर। ठीक है, तो या तो एम आर बराबर एमसी रहेगा ऑप्शन में, या तो टी आर बराबर टीसी रहेगा, हो जाएगा। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, इवन माने समान, दो चीज। अब ब्रेक माने रुकना, तो जब दो चीज समान होगा, एक जगह रुकेगा, कट करेगा, ब्रेक होगा माने प्रतिच्छेद करेगा, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो एम आर बराबर एमसी या तो टी आर बराबर टीसी। देखिए ये तो थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा समान हो रहा है, ये तो देखिए ये ज्यादा ही कम ही नहीं होगा। यहां देखिए ये ज्यादा ही कम ही नहीं होगा। ब्रेक माने समान, दो चीज जब प्रतिच्छेद करेगा, इक्वल होगा, तब उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इक्वल यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 27, 27 देखिए 27, 27 को पढ़िए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट। बोलता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं तय करती है, किसने कहा। पढ़िए, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है। तो ये तो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये कथन किसका है। ये कथन है जेबी से का, ये कथन है प्रोफेसर जेबी से का है, जेबी से का। देखिए बाजार में ना, बाजार में जब वस्तु का मांग ज्यादा होता है ना, मतलब खरीदारी, जब कस्टमर बेसी आता है, बढ़िया समझिएगा, बाजार में जब कस्टमर अधिक आता है, वस्तु का डिमांड ज्यादा होता है, तो वस्तु का सप्लाई अपने आप हो जाता है। यानी वस्तु का जो सप्लाई है, पूर्ति यानी बिक्री, मांग बढ़ने से, खरीदारी बढ़ने से अपने आप वस्तु का बिक्री हो जाता है। बढ़िया समझिएगा, जब लोग का आय रोजगार बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा फुटानी, यानी वस्तु अधिक खरीदेगा, वस्तु का मांग ज्यादा करेगा, और जब वस्तु का मांग ज्यादा होगा तो वस्तु का बिक्री अपने आप हो जाएगा। यानी पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यह कथन किसका है, ये कथन जेबी से का है, जेबी से ने कहा था। ठीक है, ये बाजार नियम, बाजार नियम याद रखिएगा, ये बाजार नियम है, जेबी से का बाजार नियम याद रखिएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा जेबी से का बाजार नियम क्या है, तो पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं तय करती है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यानी बाजार में वस्तु का खरीदारी मांग बढ़ने के चलते वस्तु का सप्लाई यानी बिक्री अपने आप हो जाता है, जेबी से ने कहा था। क्लियर है, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 28 को पढ़िए। 28 देखिए, if the price of the goods rises by 40% but supply increases by only 10%, then the supply of such goods will be। बोलता है कि प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 40% और सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है ओनली 10%, तो then the supply of such goods will be। तो बोल रहा है गुड्स का सप्लाई कैसा होगा। हिंदी में देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो यहां पर निकालना होगा, देखिए बिना निकाले भी होगा। जब कीमत में जो परसेंटेज चेंज है, वो सप्लाई में परसेंटेज चेंज देखिए कम है, कीमत में देखिए ज्यादा है, तो जब कीमत से सप्लाई में कम हो तो उसको बोलेंगे बेलोचदार, उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। जब कीमत से सप्लाई में ज्यादा हो तब उसको बोलेंगे लोचदार, इलास्टिक। याद रखिएगा, एक होता है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इलास्टिक। ठीक है, और एक होता है यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में बेलोचदार, बेलोचदार, इसको बोलेंगे हिंदी में लोचदार, लोचदार, इसको बोलेंगे हिंदी में इकाई लोचदार, इसको बोलेंगे हिंदी में इकाई लोचदार, यूनिट इलास्टिक। क्लियर है, बढ़िया समझिएगा। देखिए बेलोचदार इनइलास्टिक कब होगा, जब प्राइस में चेंज ज्यादा सप्लाई में कम। यानी देखिए क्वेश्चन दिया है, कीमत में दिया है 40%, देखिए प्राइस में कितना है, प्राइस में देखिए 40% और सप्लाई देखिए 10%। यानी जब कीमत में ज्यादा और पूर्ति में कम, कीमत में ज्यादा पूर्ति में कम, सप्लाई में कम है, तो आंसर होगा इनइलास्टिक। आंसर होगा तुम्हारा इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। आंसर होगा 3 नंबर बेलोचदार, बेलोचदार, आंसर होगा बेलोचदार। आगे समझिए, जब प्राइस में चेंज कम रहता और सप्लाई में होता ज्यादा, मतलब इसमें भी था 40, इसमें 10 है, तो सप्लाई में कम है, तो बोल रहे हैं इनइलास्टिक, बोल रहे हैं 3 नंबर बेलोचदार। लेकिन जब ये होता 10 और ये होता 40, तब उसको बोलते हैं इलास्टिक, तब उसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिक, उसको बोलेंगे लोचदार। लेकिन जब प्राइस और सप्लाई में दोनों में 10-10 होगा, दोनों 40-40 होगा, दोनों बराबर होगा, तब उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, उसको बोलेंगे इकाई लोचदार।
बात समझे? ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार। देखिए सब निकलता कैसे है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है, ऊपर में होता है सप्लाई में परसेंटेज चेंज और नीचे होता है प्राइस में परसेंटेज चेंज। तो बोलिए यहां पर देखिए सप्लाई में कितना है 10%, और देखिए कितना प्राइस में है, प्राइस में है 40%, 40%। तो बोलिए 0 0 कट गया, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 एक से कम है ना, जब लेस देन 1 होगा ना तो इनइलास्टिक, तो होगा आपका बेलोचदार होगा, बेलोचदार होगा, इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक जब एक से कम हो। यही तो बोल देता, यही तो बोलता कि सप्लाई में 40 है और प्राइस में 10 है तो कितना आता, आता 4, 4 मतलब एक से ज्यादा, जब एक से अधिक हो तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, उसको बोलेंगे लोचदार। ठीक है, यही तो बोलता आपका कि सप्लाई और प्राइस में दोनों में सेम चेंज हो, दोनों में सेम बराबर बराबर, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा, उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, उसको बोलेंगे इकाई लोचदार। सारा बात समझा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कीमत में ज्यादा है, सप्लाई में कम है, इसलिए होगा इनइलास्टिक, बेलोचदार। जब कीमत में कम रहेगा, सप्लाई में ज्यादा रहेगा तो होगा इलास्टिक, लोचदार। जब दोनों बराबर होगा तो होगा इकाई लोचदार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सारा सवाल क्लियर, जो भी एग्जाम में आएगा सारा बनेगा, ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे 29 देखिए, डिमांड इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, यानी डिमांड एक्सेस कब कहलाता है, डिमांड एक्सेस कब होगा, ठीक है। देखिए डिमांड इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेस, इन डिमांड एक्सेस कब होगा, तो एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन होता है कि जब सप्लाई के कंपेयर में डिमांड ज्यादा हो। डिमांड एक्सेस मतलब डिमांड तो ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ बोलेंगे डिमांड एक्सेस मतलब डिमांड ज्यादा, गलत होगा। डिमांड एक्सेस मतलब डिमांड ज्यादा बोल देंगे सिर्फ, तो ये बात गलत है। डिमांड एक्सेस मतलब होता है डिमांड ज्यादा है सप्लाई के कंपेयर में, यानी पहला केस बस बढ़िया समझिएगा, जब आपको बोलेगा एक्सेस डिमांड, जब आपको बोलेगा एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन होता है कि डिमांड क्या होगा, सप्लाई के कंपेयर में ज्यादा होगा। जब डिमांड सप्लाई के कंपेयर में ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। आंसर होगा देखिए डिमांड इज हायर देन सप्लाई, आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है। यानी एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा लेकिन सप्लाई के कंपेयर में। नहीं पढ़िए, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। देखिए यहां पढ़िए तो द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज हाई, तो एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड हाई होगा, बोलेंगे तो नहीं होगा, डिमांड हाई सप्लाई के कंपेयर में, ठीक है, यानी ये बात गलत है। आगे देखिए डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, इक्वल तो नहीं होगा, डिमांड इज लेस, लेस तो नहीं बोला, यहां पर बोला एक्सेस, ठीक है, तो डिमांड होगा हाई, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। देखिए आगे बात समझिए, आगे आपको बोल देगा, आगे आपको बोल देगा कि एक्सेस सप्लाई क्या होगा, एक्सेस सप्लाई क्या होगा, तो एक्सेस सप्लाई मतलब होता है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड के कंपेयर में। एक्सेस सप्लाई मतलब बोलेंगे सप्लाई ज्यादा नहीं, सप्लाई ज्यादा डिमांड के कंपेयर में। एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा सप्लाई के कंपेयर में, बात समझे, ठीक है। यानी एक्सेस सप्लाई कब होगा, जब डिमांड के कंपेयर में सप्लाई ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़िए, देखिए आगे देखिए, इसका हिंदी दिया हुआ है, हिंदी पढ़िए, हिंदी। मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब, तो मांग आधिक्य मतलब मांग अधिक नहीं, मांग अधिक पूर्ति की तुलना में, डिमांड ज्यादा सप्लाई की तुलना में। पढ़िए, मांग की मात्रा अधिक नहीं, मांग की मात्रा अधिक लेकिन पूर्ति की तुलना में, मांग पूर्ति बराबर नहीं, पूर्ति की तुलना में मांग कम, मांग कम कैसे होगा, मांग तो यहाँ अधिक बोला है, तो पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आंसर होगा 3 नंबर। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, देखेगा मांग अधिक की स्थिति तो मांग की मात्रा अधिक मार देगा, हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये सही नहीं है। मांग अधिक के मतलब मांग पूर्ति से अधिक। अच्छा बोलेगा पूर्ति अधिक, जब बोलेगा आपको कि पूर्ति अधिक क्या होगा, पूर्ति अधिक क्या होगा, तो इसका मतलब पूर्ति ज्यादा मांग से, पूर्ति ज्यादा मांग से, ठीक है। खाली बोलेंगे पूर्ति अधिक तो नहीं, पूर्ति अधिक मांग से अधिक, ठीक है। चलिए आंसर होगा 3 नंबर, पूर्ति की तुलना मांग अधिक, मांग अधिक। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 30 को पढ़िए, 30 देखिए। इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, क्या बोला, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, बोलता किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। पढ़िए, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, माने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अलग अलग वस्तु। तो हम लोग जानते हैं 3 तरह का बाजार होता है। देखिए एक होता है प्योर कंपटीशन, या इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। देखिए तो प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इक्वल प्राइस इक्वल गुड्स। यहां पर होता है कि होमोजीनियस, ठीक है, यहां पर हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस गुड्स, होमोजीनियस गुड्स माने एक समान वस्तु, एक समान वस्तु होता है, यहां पर एक समान वस्तु होता है। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है, तो एक ही विक्रेता के पास क्या होता है, एक ही वस्तु होता है, ओनली 1 गुड्स होगा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा, ओनली 1 गुड्स होगा।
प्योर कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होगा, बहुत सारा विक्रेता है, सेलर है यानी फर्म है। मोनोपोली में वन फर्म, एक वस्तु, और परफेक्ट कंपटीशन में मेनी फर्म, और सबके पास एक समान वस्तु, माने एक जैसा होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस गुड्स। अब आते हैं, देखिए इसी प्योर कंपटीशन का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। देखिए यहां दिया है, ठीक है, उसी का नाम है। बोलिए परफेक्ट कंपटीशन चाहे प्योर कंपटीशन, हो गया। अब यहां दिया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि किस तरह का मार्केट में वस्तु अलग अलग होता है, वस्तु विभेद, तो उसका नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि फर्मों की संख्या ज्यादा है, मेनी फर्म है, यानी अधिक फर्म है, लेकिन सब फर्म के पास एक जैसा परफेक्ट कंपटीशन की तरह होमोजेनियस गुड्स नहीं है। वहां पर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी एक व्यक्ति बेच रहा है कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट, तो दूसरा बेच रहा है मैक्स फ्रेश का, कोई बेच रहा है बबूल का, कोई बेच रहा है पेप्सोडेंट का, कोई बेच रहा है क्लोजअप का, यानी सब कोलगेट बेच रहा है, लेकिन कोई क्लोजअप, कोई बबूल, कोई डाबर लाल, कोई मैक्स फ्रेश, कोई पेप्सोडेंट। तो बोलिए सब तो कोलगेट है, तो आपस में कंपटीशन होगा, लेकिन सब अलग अलग कंपनी का है ना, ठीक है, डिफरेंशिएट है ना, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसको बोलेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता। यानी सबके पास अपना अकेला अकेला कंपनी है तो मोनोपोलिस्टिक, और सबके पास ऐसा गुड्स है जिसका आपस में कंपटीशन होगा, दाम को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, गुण को लेकर, साइज को लेकर, रंग रूप आकार को लेकर कंपटीशन होगा, उसको बोलेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता। ये देखिए है, ये नहीं है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। देखिए है भी नहीं, लिख दिया ऑल ऑफ दीज, या ऑल नहीं होगा। देखिए पढ़िए, क्वेश्चन गलत है, एकाधिकारी प्रतियोगिता होगा या तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या तो फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, याद रखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन जो लिखा हुआ है, ये दोनों सेम चीज है। इसमें होगा समरूप वस्तु, मोनोपोली में एक ही वस्तु, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी सब विक्रेता के पास ऐसा वस्तु जो काम एक करेगा, लेकिन कंपनी अलग है, क्वालिटी, रंग रूप आकार साइज प्राइस अलग है। ठीक है, जैसे सब तो कोलगेट है, चाहे मैक्स फ्रेश हो, चाहे क्लोजअप हो, चाहे बबूल हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, चाहे डबर लाल हो, लेकिन कंपनी अलग अलग है, क्वालिटी अलग है, दाम अलग है। ठीक है, इस तरह से। तो किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार में तो एक ही वस्तु, शुद्ध प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता में तो दोनों में क्या होता है, समरूप वस्तु, समरूप वस्तु। तो अलग अलग वस्तु होता है, निकट स्थानापन्न वस्तु, मतलब क्लोज में सब्स्टिट्यूट गुड्स पाया जाएगा, निकट स्थानापन्न वस्तु पाया जाएगा, वस्तु विभेद होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा तुम्हारा एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो यहाँ है ही नहीं। यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं, या तो होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 31, देखिए 31 को पढ़िए। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस इन ए फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट? क्या बोला? व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म प्रोड्यूस इन ए फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट? अभी तो बोले कि फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसी का नाम क्या है? फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म के पास एक समान वस्तु पाया जाता है, होमोजीनियस गुड्स होता है। क्या होता है? होमोजीनियस। आंसर होगा 2 नंबर। समरूप वस्तु का समरूप। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है और बेचती है? तो समरूप वस्तु बेचती है, सबके पास एक समान वस्तु, यानी होमोजीनियस गुड्स। देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता के पास, यानी मेनी फर्म के पास, सबके पास समान वस्तु, समान प्राइस। मोनोपोली में एक ही फर्म है, एक ही वस्तु है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में, विक्रेता ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन ज्यादा है, लेकिन सबके पास अलग अलग डिफरेंशिएट गुड्स है। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। चलो याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 हो गया, अब देखेंगे 32 देखिए। 32 पढ़िए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द AR कर्व एंड MR कर्व अंडर मोनोपोली? क्या बोला? मोनोपोली मार्केट में AR और MR में कैसा रिलेशन होता है? ठीक है, मोनोपोली मार्केट में AR कर्व और MR कर्व में कैसा रिलेशन होता है, दोनों के बीच बोलिए। पढ़िए, एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं, यदि बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, तो वहां पर सेम प्राइस है, प्राइस सेम है, तो जब प्राइस सेम होता है तो वहां पर AR बराबर MR होता है। ये कहां होता है? ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में। ये आपका होगा पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन में होगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, लेकिन ये बोला क्या है? ये देखिए बोला है मोनोपोली, बोला एकाधिकार में। देखिए एकाधिकार में इस तरह होता है, एकाधिकार में जो डिमांड कर्व होता है, AR कर्व, देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, यानी AR कर्व। AR कर्व को हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो जब AR घटता है ना, ये तो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, डिमांड कर्व नेगेटिव है, तो MR घटते घटते आपका 0 होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, यानी MR ये हो गया। तो देखिए
ए आर क्या है, ऊपर में है, और एम आर घटते घटते पहले पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहां पर ए आर का मान ज्यादा है एम आर से। तो आंसर क्या होगा, ए आर का मान कम है एम आर से, नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ए आर बराबर एम आर, ये तो होता है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में, ये भी नहीं होगा। ए आर ज्यादा एम आर से 8 होगा, आंसर होगा 1 नंबर, आंसर 1 नंबर होगा ये वाला, याद रखिएगा। मोनोपोली में ए आर ऊपर, क्योंकि ए आर होता है प्राइस, ए आर डिमांड कर भी होता है और ए आर प्राइस होता है। अब प्राइस कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ए आर घटेगा बट जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एम आर घटते घटते जीरो नेगेटिव हो जाएगा, यानी एम आर का मान कम, ए आर का मान ज्यादा, ए आर ज्यादा एम आर से, ए आर ज्यादा एम आर से। जब बोलेगा परफेक्ट कंपटीशन में तब होगा आपका ए आर बराबर एम आर, तब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां बोला मोनोपोली, आंसर 1 नंबर होगा। आगे देखिए 33, देखिए 33 पढ़िए। आगे देखिए 33, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल। क्या बोला, किस प्रकार के बाजार में केवल और केवल एक उत्पादक यानी फर्म पाया जाता है, केवल और केवल एक, तो एक होता है मोनोपोली में ओनली वन। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़िए, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, सबको पता है मोनोपोली में होता है, एकाधिकार में। एकाधिकार माने एक का अधिकार, मोनोपोली, देखिए मोनो मतलब होता है एक, अपोली मतलब होता है सेलर यानी सिंगल सेलर, याद रखिएगा सिंगल सेलर, इसमें एक ही विक्रेता एक ही फर्म होता है, याद रखिएगा। बोला है ना कि इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल, केवल और केवल एक उत्पादक होता है, किसमें, मोनोपोली में, एकाधिकार में। बोलेगा परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहां पर बायर और सेलर दोनों होता है ज्यादा, दोनों बहुत ज्यादा होता है, यानी यहां पर नंबर ऑफ फर्म मेनी होता है, मेनी। बोलेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में यहां ज्यादा होता है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर होगा लिमिट मात्रा में, यहाँ पर बायर सेलर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर होगा बहुत ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर होगा सिंगल फर्म, वन फर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 34, देखिए 34, 34 पढ़िए। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटेक रिसीव्ड बाय ए सेलर फ्रॉम द सेल ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल एट RS6 पर यूनिट प्राइस। क्या बोला कि एक फर्म है जो 6 रुपीज पर यूनिट में 50 यूनिट आर्टिकल सेल करता, देखिए सेल कर रहा है कौन, एक फर्म। ठीक है, एक फर्म, तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, वो टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा, तो बोलिए टोटल रिवेन्यू जो होता है ना वो P इंटू क्यू होता है। तो प्राइस कितना है 6 रुपीज पर यूनिट, और कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है 50 यूनिट। ठीक है, ये तो सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 6 रुपया पीस कीमत है, 50 पीस बेच रहा है, तो 50 6 कितना हो जाएगा, 300 रुपया कमाएगा हो ना, उसको 300 रुपया रिसीव्ड होगा, आंसर होगा 4 नंबर 300। ठीक है, सिंपल है कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा वो जो सेलर है, वो जो फर्म है, तो 6 रुपीज पर यूनिट, अब 50 यूनिट आर्टिकल को सेल कर रहा है, तो 6 गुना 50 हो जाएगा 300 रुपया, आंसर 4 नंबर होगा। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए, हिंदी में दिया है एक विक्रेता को 6 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। तो बोलिए 6 रुपया पीस है, अब 50 इकाई बेच रहा है, तो 6 गुना 50 कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए 35, देखिए 35 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन करेक्ट है। तो देखिए AR MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या बोलता है, रिलेशन दिया है। ठीक है, AR MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेशन का फॉर्मूला दिया है। तो बोलिए हम लोग पढ़े हैं AR बराबर होता है MR इंटू ED बटा ED माइनस 1, जहां पर ED क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम हो तो हम लोग AR और MR में रिलेशन निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू से। ये फॉर्मूला दिया गया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, याद रखिएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया है। लिख दे रहे हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, AR MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड ये फॉर्मूला होता है। देखिए कहां मैच खा रहा है, ये तो नहीं होगा, देखिए भी नहीं होगा, आंसर होगा 1 नंबर, आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। देखिए ये सही होगा, इनमें से कौन सा सही है, तो यही सही है, औसत आगम, सीमांत आगम और मांग की लोच, AR MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ई लिखा है ना, ई माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस शॉर्टकट लिखा है ई, यहाँ पर ED होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर होगा 1 नंबर सही, ये वाला सही है, याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 36 पढ़िए। 36 देखिए, MR इज सो एच, MR कैसे शो करते हैं, MR को, MR का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए MR का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो MR माने क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। MR का अर्थ क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, बोलिए तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कहेंगे,
तो उसी तरह जो पढ़े अभी हम लोग वहां पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी एमयू, जिस तरह हम लोग एमयू क्या पढ़े कि डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू, उसी तरह पढ़ेंगे एमआर, यानी द रेट ऑफ चेंज टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। पढ़िए, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होगा वो तो अपने आप नहीं होगा, जब तक क्वांटिटी में चेंज नहीं करेंगे कैसे चेंज हो जाएगा। यानी क्वांटिटी में चेंज करने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हो उसका जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे एमआर। खोजिए, ये नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, आंसर होगा ये वाला, आंसर एक नंबर होगा। एकदम इसी तरह है, एमयू बराबर डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, तो एमआर होगा डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी बोले, हिंदी में वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में क्या दिया है, हिंदी में दिया है एम आर प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस तरह सीमांत उपयोगिता एमयू हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, उसी तरह यहां पर एमआर होगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यानी सीमांत आगम, तो सीमांत आगम क्या होगा, कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहेंगे, सीमांत आगम कहते हैं। यानी एम आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज। ठीक है, कुल आगम में परिवर्तन तथा बेची गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत आगम एम आर कहेंगे। आंसर होगा डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। एकदम जिस तरह एम यू बराबर डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू हुआ, उसी तरह एम आर हो जाएगा डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। आंसर एक नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 37, देखिए 37, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। बोलता है किस मार्केट में डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका ट्रिक है, ट्रिक देखिए, परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है ई डी बराबर इंफिनिटिव। तो परफेक्टली इलास्टिक तो आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल है। बोलेगा मोनोपोली यानी एकाधिकार में, तो एकाधिकार में होता है इकाई लोचदार, एकाधिकार में होता है इकाई लोचदार, उसको बोलेंगे हम लोग ई डी इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है। मोनोपोली है एकाधिकार में, इकाई लोचदार 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आगे है इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, इसी को बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ई डी 1 से अधिक होता है, यानी इसमें होगा 1 से अधिक लोचदार। देखिए लंबा नाम है तो लंबा होगा, 1 से अधिक लोचदार। देखिए एकाधिकार है तो इकाई लोचदार 1 के बराबर, ई डी बराबर 1। ये है परफेक्ट कंपटीशन, तो होगा परफेक्टली इलास्टिक ई डी इक्वल टू इंफिनिटी, याद रखिएगा। ठीक है, एकदम ट्रिक है, परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार इकाई लोचदार, मोनोपोली में 1 होगा। और बोलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, यहां पर होगा 1 से अधिक, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, देखिए पूर्ण लोचदार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तो इकाई लोचदार। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए 38 पढ़िए, प्राइस ऑफ ए गुड्स, या गुड्स होगा इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। बाजार में किसी वस्तु की कीमत कहां तय होती है। ठीक है, पढ़िए, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, तय होती है जहां, तो बोलिए बाजार में वस्तु का दाम कहां तय होता है, जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार अब विक्रेता बेचने के लिए तैयार हो, यानी कस्टमर का डिमांड और दुकानदार का सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए, यानी मांग पूर्ति बराबर, जिस कीमत पर मांग पूर्ति बराबर होता है, यानी कस्टमर खरीदना चाह रहा है उसी दाम में, दुकानदार बेचना चाह रहा है उसी दाम में, तो दुकानदार का यानी सेलर का सप्लाई और कस्टमर का डिमांड दोनों बराबर हो जाए, मांग पूर्ति इक्वल हो जाए, वहीं पर कीमत तय होता है। ठीक है, तो मांग ज्यादा पूर्ति से नहीं, मांग कम पूर्ति ज्यादा नहीं, मांग पूर्ति बराबर होगा, वहीं पर कीमत तय होगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 39 है, देखिए 39 39 देखिए, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट ऑफ द commodity from the marginal input marginal revenue schedule for a firm given below। बोलता है कि मार्जिनल रिवेन्यू का टेबल दिया गया है, आपको 5 यूनिट्स तक का टोटल रिवेन्यू निकालना है कि टोटल कमाई कितना होगा, मतलब कुल संप्राप्ति। ठीक है, कुल संप्राप्ति यानी कुल आगम निकालना है आपको। मार्जिनल रिवेन्यू दिया है, आपको 5 इकाई तक का निकालना है टोटल रिवेन्यू कि टोटल कितना बेच के पैसा मिला, कुल संप्राप्ति कितना है। तो देखिए 5 इकाई तक बोला है, यानी 1 2 3 4 5 यही तक लेना है, इधर नहीं लेना है। तो बोलिए टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, होता है सिग्मा मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, सिग्मा एम आर होता है टी आर। तो क्या करना है, एम आर को टोटल
जोड़ कर देना कितना तक, 5 इकाई तक एमआर को जोड़ना है। देखिए ये एमआर है ना, मार्जिनल इनपुट जो है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, एमआर है, तो एमआर के जोड़ को बोलेंगे टीआर। तो 5 तक बोला है, 5 यूनिट तक जोड़ दीजिए उसको, जोड़िए, तो बोलिए 12 और 10, 22 और 8, 30 और 6, 36 और 4, कितना हो जाएगा 40। आंसर हो जाएगा आपका 40, आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में क्या दिया, देखिए नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। संप्राप्ति में क्या, मतलब 5 इकाई सामान बेच के कुल कितना पैसा प्राप्त हुआ, तो सीमांत आगम के जोड़ को कुल आगम कहते हैं, यानी टी आर जो होता है वो सिग्मा एम आर होता है। क्लियर है, ठीक है, सिग्मा एम आर को टी आर कहते हैं। ठीक, तो कितना बोला है, 5 इकाई तक बोला है, तो 5 इकाई तक सीमांत आगम जोड़िए, अपने आपका कुल संप्राप्ति देखिए, कुल संप्राप्ति यानी टी आर टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो 12, 10, 22, 8, 30, 6, 36 और 4 हो जाएगा 40, आंसर 4 नंबर। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन पढ़िए, अंतिम देखिए 40, देखिए अंतिम क्वेश्चन, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। ठीक है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन यानी बाजार मूल्य संबंधित है। तो बोलिए बाजार मूल्य संबंधित किससे होता है, बाजार मूल्य जो लगातार चेंज होते रहता है। बाजार जाइएगा ना तो देखिएगा जो खुला में वस्तु बिकता है, आलू प्याज सब्जी टमाटर जो भी होता है, तो बाजार मूल्य माना प्रचलित जो लगातार चेंज होते रहता है, वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जिस तरह डिमांड सप्लाई होगा उस तरह प्राइस होगा। यदि किसी गुड्स का सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, किसी गुड्स का डिमांड कम है दुकानदार सप्लाई बेसी करना चाह रहा है तो प्राइस घट जाएगा। ठीक है, देखिए अभी देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, फूल गोभी का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो दुकानदार को बेचने के लिए, किसान को बेचने के लिए दाम कम करना पड़ रहा है, 5 टका 10 टका पीस मिल रहा है। लेकिन पहले क्या था, फूल गोभी, पहले फूल गोभी का डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम था तो दाम अधिक था। यानी मार्केट प्राइस क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस है ये, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का प्राइस है ये, क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहता है। रोज अलग अलग कस्टमर सेलर आने से, डिमांड सप्लाई चेंज होने से मार्केट में क्या होता है, गुड्स का प्राइस तुरंत तुरंत चेंज होता है, तुरंत तुरंत। तो मार्केट प्राइस इज फाउंड इन क्या होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, मतलब बहुत कम समय के लिए है, वो तुरंत तुरंत घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि इसका डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है। कभी खरीदारी ज्यादा बिक्री कम, कभी बिक्री ज्यादा खरीदारी कम, तो दाम अप डाउन करते रहेगा। देखिए आगे हिंदी में है, देखिए आगे हिंदी में देखिए, देखिए आगे हिंदी में दिया है बाजार मूल्य पाया जाता है। क्या बोला, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य मैंने क्या, प्रचलित मूल्य, जो अभी मूल्य चल रहा है, प्रचलित मूल्य, इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य जो वर्तमान में चल रहा है। तो प्रचलित मूल्य बोलिए चाहे वर्तमान मूल्य बोलिए, ये लगातार घटते बढ़ते रहता है मांग पूर्ति यानी खरीद बिक्री के अप डाउन होने से। तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक है। देखिए इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में आंसर होगा 3 नंबर, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट या वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या होगा, देखिए हिंदी में आंसर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में, क्योंकि यहां दे दिया अति दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन तो नहीं होगा, दीर्घकालीन तो नहीं होगा, आंसर होगा अति अल्पकालीन, अल्पकालीन या अति अल्पकालीन। यदि रहे अति अल्पकालीन तो मारना अति अल्पकालीन, अति अल्पकालीन नहीं रहे तो मारेगा अल्पकालीन। ठीक है, आंसर होगा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में, यहां पर आंसर 1 नंबर होगा। हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक था, जो क्वेश्चन मिस्टेक हो, ऑप्शन मिस्टेक हो, उसमें सबको फुल नंबर मिलेगा, खाली बना के आइएगा नंबर फुल मिलेगा। जिसका गलत है, जो ऑप्शन मिस्टेक क्वेश्चन मिस्टेक है, जैसे मिस्टेक एक और था ऑप्शन में, तो नंबर मिलेगा सबको। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, अल्पकालीन बाजार में यानी अति अल्पकालीन। ठीक है, यहाँ पर अति अल्पकालीन नहीं है तो मानेंगे अल्पकालीन में यानी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में 2023 क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।